आज के इस वीडियो में हम विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक के चैप्टर 10 के प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न इसमें आया है प्रश्न बैंक में, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसी में दूसरा दिया गया है, क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है। और चौथा दिया गया है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराई जाती है। और सातवां प्रश्न देखेंगे, इसमें से छठवां प्रश्न नहीं, दूसरे वीडियो में किया गया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों प्रारंभ करते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। प्रारंभ करते हैं। क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ में होगी तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होगा बच्चों C6H5Cl। C6H5Cl होगा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। और कॉपर साइनाइड का फार्मूला होगा CuCN। यहाँ पे कॉपर फर्स्ट का इस्तेमाल किया गया है और उपस्थिति होगी पिरिडीन की। तो बच्चों ये तो प्रश्न में ही दिया गया है, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसमें बच्चों जब C6H5Cl में क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन को साइनाइड समूह जब प्रतिस्थापित कर देगा तो उसके बदले में, क्लोराइड समूह के बदले में साइनाइड समूह आकर के जुड़ जाता है फेनिल समूह के साथ में। तो यह बन जाएगा बच्चों फेनिल साइनाइड। और साथ ही साथ में हमें प्राप्त होगा, ये दोनों कंपाउंड एक साथ निकल जाएंगे Cl और Cu। तो ये होगा बच्चों आपका क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों, ये सभी अभिक्रियाओं को आप नीचे में जो कंपाउंड बनते हैं उनके नाम भी लिखना है, जैसे कि C6H5 क्लोरोबेंजीन है, CuCN कॉपर फर्स्ट साइनाइड है, पिरिडीन की उपस्थिति है, C6H5CN फेनिल साइनाइड है और CuCl क्यूप्रस क्लोराइड है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हम लेंगे और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया साथ सोडियम के साथ में होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में। तो बच्चों इसमें बनता है दो, इसमें से यह दिया गया आपका क्लोराइड और सोडियम साथ में निकल जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और दो फेनिल समूह आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, अर्थात यह होगा डाईफेनिल। दो फेनिल आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों, तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसका नाम होगा डाईफेनिल। और हमने इस्तेमाल किया है क्लोरोबेंजीन का, तो ये होगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से यह भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, हमें सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला लिखना है, जिसका फार्मूला होता है C2H5Br। इसकी अभिक्रिया हमें एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाना है। तो यह है आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को आपस में गर्म करते हैं तो बच्चों जो एथिल ब्रोमाइड है इसका, अगर हम एथिल ब्रोमाइड को खुली संरचना के रूप में लिखना चाहेंगे तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br बनेगा। तो बच्चों इसका ब्रोमाइड ग्रुप और साथ ही साथ यहाँ जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ब्रोमाइड समूह पोटेशियम के साथ में जाकर के पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। और अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के
OH ग्रुप के साथ में ज्वाइंट होकर के H2O जल का निर्माण कर लेगा और बाकी बचा हुआ पार्ट C2H4 जिसे हम लिख सकते हैं, तो इसमें बनेगा बच्चों C2H4 जिसे हम सामान्य नाम में इसका नामकरण होगा एथिलीन, एथिलीन लिखते हैं और इसका ही IUPAC नाम होता है एथीन, C2H4 एथीन नाम होगा और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनेगा। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगली अभिक्रिया है बच्चों एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराई जाती है, तब क्या होता है? तो इसका उत्तर है एथिल ब्रोमाइड। हम एथिल ब्रोमाइड लेंगे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमें कराना है सिल्वर नाइट्राइट। बच्चों ये जो फार्मूला है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट का फार्मूला है, जब इसे हम आपस में मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड का ब्रोमो समूह और सिल्वर नाइट्राइट का सिल्वर आपस में अभिक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाते हैं और ब्रोमाइड के स्थान पर नाइट्राइट समूह जाकर के NO2 ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा एथिल नाइट्राइट, जिसे बच्चों हम ग्लाइसिन के नाम से भी जानते हैं C2H5NO2। तो ये चारों जो पूछा गया था कि क्या होता है, इसका जवाब मिल चुका है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि नाभिक स्नेही क्या होता है। तो बच्चों नाभिक स्नेही को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं। और यह न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल को हम प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं NU निगेटिव चार्ज। अर्थात न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको याद रखना है, न्यूक्लियो का मतलब होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होगा नाभिक, और फाइल फिलिक कह सकते हैं। तो फिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन कह सकते हैं। तो नाभिक स्नेही, स्नेह जो नाभिक अर्थात नाभिक को स्नेह करता है। और आप जानते हैं नाभिक के ऊपर में होता है पॉजिटिव चार्ज, अर्थात नाभिक की ओर जो भी आकर्षित होगा उसके ऊपर होगा निगेटिव चार्ज। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर में निगेटिव चार्ज होगा, अर्थात न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले होते हैं। अर्थात और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की, तो आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं बच्चों। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन का से स्नेह रखता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखेगा बच्चों, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज की ओर जाता है उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में आकर्षण होता है। अगर सेम सेम चार्ज हो जाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब कि नाभिक स्नेही क्या है और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। बच्चों आप नाभिक स्नेह के बारे में कुछ याद रखेंगे। नाभिक स्नेह के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे OH निगेटिव आयन है, और आप देखेंगे CN निगेटिव आयन होता है। हम जल की बात करेंगे H2O जो लोन पेयर डोनेट इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। हम बात करेंगे अमोनिया, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। ये कुछ प्रमुख नाभिक स्नेही होते हैं बच्चों। दूसरा हम बात करते हैं किसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में वो काम करते हैं जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे मेथिल आयन होता है और हम कह सकते हैं नाइट्राइट आयन होता है। ये कुछ प्रमुख हमारे ना इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो अब परिभाषा की ओर चलते हैं बच्चों। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आता है उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे SN अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये दो प्रकार की होती है, SN1
SN1 और SN2 के रूप में, लेकिन हमें इतना नहीं पूछा गया है। हमें सिर्फ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आता है उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एसन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है बच्चों देख रहे हैं आप, जैसे मेथिल क्लोराइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों पोटेशियम पॉजिटिव आयन होगा और जो हाइड्रोक्सी समूह है OH नेगेटिव चार्ज होगा। और आप देख रहे हैं जो मेथिल समूह है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन है वो पहले से जो जुड़ा हुआ है वह एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल के बदले में आकर के जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को ही हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों आप, इसमें जो मेथिल क्लोराइड है इसमें से क्लोराइड समूह के स्थान पर क्लोराइड समूह पोटेशियम के साथ में पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है और क्लोराइड समूह के स्थान पर हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हो जाता है। अर्थात यह जो अभिक्रिया है यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। बच्चों इसमें नाम लिख लेना है, यह है मेथिल क्लोराइड, यह होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यह होगा आपका मेथिल हाइड्रोक्साइड और यह होगा आपका पोटेशियम क्लोराइड। दूसरी परिभाषा है बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक यौगिक से जुड़े क्रियात्मक समूह को एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जो भी क्रियात्मक समूह जुड़े हुए रहते हैं बच्चों उसको एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होगा जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, वह उसको प्रतिस्थापित कर देता है किसी क्रियात्मक समूह को। जैसे कि इसके उदाहरण होते हैं बेंजीन की अभिक्रियाओं में बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का हैलोजनीकरण, बेंजीन का सल्फोनीकरण आदि। तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बेंजीन के नाइट्रीकरण में बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं यह है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ में HNO3 जिसे हम HONO2 के फॉर्म में लिखे हैं HONO2, यहाँ पर बच्चों NO2 जो है वो पॉजिटिव आयन के रूप में होगा और OH जो है निगेटिव चार्ज लेकर के रहेगा। तो जब बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे नाइट्रस समूह अटैक करता है तो वहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके NO2 समूह जुड़ जाता है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है अल्टरनेट सीक्वेंस में, क्योंकि इसके ऊपर में जो क्लोराइड समूह लगा हुआ है वह बेंजीन को अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म दान भेजने का काम करता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन युग्म जब हम इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आर्थो पोजीशन पे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अधिकतम होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है एरिन के ऊपर में तो वह आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे ही जुड़ता है। तो इस तरह से बेंजीन का नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण या एसिलीकरण होता है। तो हमें दो तरह के कंपाउंड मिल सकते हैं, एक पैरा कंपाउंड और एक आर्थो कंपाउंड। तो बच्चों इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं आपको प्राप्त हुआ है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और हमें प्राप्त हुआ है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बच्चों आपको याद रखना है जो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता है यह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और जो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता है, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता है, यह अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये अब एक मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों है कि पैरा वाला ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? क्योंकि बच्चों जो पैरा वाला समूह है इसमें सिमिट्री पाई जाती है अर्थात सममिति पाई जाती है, इसलिए यह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जबकि यह अनस्टेबल होता है और इसका कारण होता है ये दोनों जो समूह हैं इनके बीच में हमें स्टेरिक इनहेरेंस देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और यह इनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक समूह उपस्थित है और इनके पास में क्लोरीन और क्लोरो समूह और नाइट्रो समूह के बीच में आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। तो बच्चों ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।